जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस है, वो डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल ए बंच ऑफ डिसअरेंज्ड प्रेस क्लिपिंग फाइल ऑफ उन्नी मुन्नी एंड अरेंज द फाइल क्रोनोलॉजिकली। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो पहले हुआ, फिर जो उसके बाद हुआ, जो उसके बाद हुआ, इस तरीके से अरेंज करना है। तो पहले पढ़कर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। ए में लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, मंडल कमीशन की सिफारिशें। बी में फॉर्मेशन ऑफ द जनता दल। सी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राम जन्मभूमि। डी असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ई द फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। एफ फॉर्मेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। तो हम इसको अरेंज करते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो ये सारे जो चीज़ें लिखी है, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें हुई है 1 नंबर पे, वो है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन सबसे पहले हुई थी 1984 में हुई थी। तो ये घटनाक्रम में सबसे फर्स्ट में आएगा, 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ जनता दल। तो जनता दल का जो फॉर्मेशन है वो नंबर 2 पे आएगा। जनता दल पार्टी जो है 1989 में बनी थी, 1989 में हुई थी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के लगभग 5 साल बाद। नंबर 3 पे जो आएगी दोस्त, नंबर 3 पे आएगी मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन। मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन 1990 में किया गया था, तो 1990 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन हम लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 3, नंबर 4 में है दोस्तों, नंबर 4 पे हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट जो है वो 1998 में बनती है। मई 1998 में पहली बार एनडीए की सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये नंबर 4 पे आएगा। नंबर 5 पे आएगा दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए की सरकार 2004 में बनती है सबसे पहले, तो पहली यूपीए गवर्नमेंट जो है 2004 में बनती है, ये नंबर 5 पे आएगा। एंड नंबर 6 में जो हमारा बच गया लास्ट में आएगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राम जन्मभूमि। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कब आता है राम जन्मभूमि पे? 2019 में आता है। तो ये हमारा नंबर 6 पे हो गया। तो ये क्रोनोलॉजिकली मैंने आपको समझा लिख दिया है, और ये सबका डेट वाइज भी लिख दिया, तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैच द फॉलोइंग है। इधर ABCD लिखा हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, है ना, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी। इधर 1 2 3 4 4 है। शाहबानो केस, राइज ऑफ ओबीसीज, कॉलिशन गवर्नमेंट, एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इनमें से इन चीज़ों से जो ये चीज़ें जुड़ी हुई है, इसको हमें मैच करवाना है। तो सबसे पहला है पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, जो सहमति की जो राजनीति है ना, वो इसमें सबसे पहला होता है एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे सहमति होती है, सारी पार्टियों के बीच में एक पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस है, और सारी पार्टियां जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करती है। तो देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ए को हम नंबर 4 से मैच करा देंगे। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जो है दोस्तों, ये राइज इन ओबीसीज के कारण हुआ है। ओबीसीज के में काफ़ी उत्थान लाया है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से। तो इसको नंबर 2 को हम, बी को हम नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे, मैच करा देंगे। तीसरा पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस। पर्सनल लॉ और जो जेंडर जस्टिस है, सॉरी जेंडर जस्टिस, इसको हम शाहबानो केस से कनेक्ट करेंगे। शाहबानो केस जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हुआ था, और ये महिलाओं के प्रति जस्टिस का ये किस मुद्दा था, तो इसलिए इसको इससे कनेक्ट करेंगे। और जो नंबर डी है उसको हम कॉलिशन सरकार से, कॉलिशन गवर्नमेंट से मैच कराएंगे, क्योंकि जो रीजनल पार्टियों का जो ग्रोथ हुआ है, उनकी जो ताकत बढ़ी है, इससे कॉलिशन सरकारें बनना स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट से मैच कराएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस को तो हम यहीं पे है, और इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको लोगों को एक स्पेशल टॉपिक जो इस चैप्टर में है, मंडल कमीशन, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मंडल कमीशन आपको समझाना चाहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है मंडल आयोग, और ये बहुत ही चर्चा में रहता है, आए दिन न्यूज़ में रहता है। मैं ये इसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ डिटेल में। ये आपके बुक में स्पेशल टॉपिक के रूप में है, तो लेट्स गो थ्रू इट। Reservations for the OBC were in existence in southern states since the 1960s, if not earlier। तो बोल रहा है कि जो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के जो राज्य थे, उसमें
ओबीसीज के लिए जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशंस फॉर ओबीसी, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण है, वो 1960 के दशक से तो था ही। अगर उसके पहले की बात हम नहीं भी करते हैं, अगर कम से कम 1960 से दशक से था, है ना, इफ नॉट अर्लियर, तो 1960 से ओबीसी का आरक्षण हमारे देश के सदर्न स्टेट्स में था। बट दिस पॉलिसी वॉज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स। बट ये जो उत्तर भारतीय राज्य है वहाँ पे ये ऑपरेटिव नहीं था, वहाँ पे ये प्रावधान नहीं था। It was during the tenure of Janata Party government in 1977-79 that the demand for reservation for backward caste in North India and at national level was strongly raised, है ना। तो जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1977-79 में, जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहले मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है, तो उस समय जो आरक्षण का जो डिमांड है ना, पिछड़े वर्ग का आरक्षण के लिए डिमांड, ये उत्तर भारत में और राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, उत्तर भारत तथा राष्ट्रीय स्तर में बहुत जोर शोर से मजबूती से उठाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वॉज ए पायनियर इन दिस डायरेक्शन। तो कर्पूरी ठाकुर उस समय तत्कालीन समय में बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं और ये इस दिशा में काफ़ी अग्रणी थे। हिज गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज इन बिहार। तो जो कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी ना, चीफ मिनिस्टर, उसने एक नया पॉलिसी निकालता है, नया नीति निकालता है आरक्षण बिहार में, ओबीसी बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए एक नई नीति इंट्रोड्यूस करते हैं कर्पूरी ठाकुर। फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1978 टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के इस न्यू पॉलिसी के बाद जो केंद्र सरकार है वो एक कमीशन बैठाती है 1978 में, है ना, कमीशन बैठाती है 1978 में, और उस कमीशन का काम होता है और कि लुक इनटू एंड रिकमेंडेड वेज, इस कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास है उसकी स्थिति में कैसे सुधार हो, उसकी स्थिति में कैसे इम्प्रूवमेंट हो, इसको देखना और इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देना, ये उनके इस कमीशन का लक्ष्य होता है। This was the second time since independence that the government had appointed such a commission। तो ये आज़ादी के बाद ये कोई दूसरी बार थी जब सरकार ने कुछ ऐसा एक कमीशन बैठाया था, ऐसा आयोग बनाया था। Therefore, this commission was officially known as the second backward class commission। तो इसी कारण से इसको हम द्वितीय बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये दूसरी बार सरकार के आज़ादी के बाद दूसरी बार बैठाई थी, इसलिए दिस इज कॉल्ड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये याद रखिएगा दोस्तों, मंडल कमीशन वाज द नॉट फर्स्ट कमीशन। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मंडल कमीशन वाज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, है ना। पॉपुलरली द कमीशन इज नोन एज द मंडल कमीशन। आमतौर पे इस कमीशन को हम बोलचाल की भाषा में मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो जो इसके चेयरपर्सन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, इसके चेयरपर्सन थे, तो इनके नाम पे ये मंडल कमीशन का नाम रखा गया, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, बीपी मंडल। The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society and recommend ways of identifying these backward classes। तो मंडल कमीशन को बैठाया गया था कि इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जो एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है इन जातियों में, इन कास्ट में जो एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस है ना, इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे विभिन्न वर्गों में जो सोशल एंड बैकवर्डनेस का है, इसका क्या एक्सटेंट है, किस लेवल तक है, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और कुछ रिकमेंडेशन भेजिए कि इस बैकवर्डनेस को, है ना, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये बैकवर्ड क्लास है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो क्या इसका था सेटअप करने का मकसद क्या था कि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के, कुछ भारत के समाज में जो कुछ वर्ग हैं जो आर्थिक नहीं, शैक्षणिक, अगेन आई एम टेलिंग, नोट आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक। तो शैक्षणिक और सामाजिक जो बैकवर्ड क्लास हैं, इसको कैसे, इसका किस लेवल तक बैकवर्डनेस है और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, बैकवर्ड क्लास को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। It was also expected to give its recommendations on the ways in which this backwardness could be ended। और इस पे भी उम्मीद किया गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस बनाएंगे कि जिसके आधार पे ये बैकवर्डनेस को कैसे समाप्त किया जाए, इसके ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशंस इन 1980। तो जो कमीशन है ये जो अपनी सिफारिश है वो 1980 में जमा कर देती है, रिकमेंडेशंस इन 1980। बाई देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन। तो उस समय तक जो जनता सरकार थी वो गिर चुकी थी। द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेज
should be understood to mean backward castes, since many castes other than the scheduled castes were also treated as low in the caste hierarchy. तो कमीशन ने अपना परामर्श दिया, अपना मशवरा दिया कि जो बैकवर्ड क्लास है वो उसको हम बैकवर्ड कास्ट समझ सकते हैं. बैकवर्ड क्लास शुड बी अंडरस्टूड एज बैकवर्ड कास्ट, है ना. तो जो बैकवर्ड क्लास है उसको हम बैकवर्ड कास्ट समझ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी जातियां हैं, है ना. शेड्यूल कास्ट को छोड़कर, अनुसूचित जातियों को छोड़कर भी बहुत सारी कास्ट हैं जो समाज में कास्ट हायरार्की में नीचे ट्रीट किए गए हैं, जो कास्ट हायरार्की में नीचे ट्रीट किए गए हैं. The commission did a survey and found that these backward castes has a very low presence in both educational institutions and in employment in public services. तो जो कमीशन ने एक सर्वे किया, है ना, आयोग एक सर्वे किया, और सर्वे के बाद ये पता लगा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है, इसका एजुकेशनल, है ना, जो सामाजिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और रोजगार में और एम्प्लॉयमेंट में, इन पब्लिक सर्विसेज, है ना, जो सरकारी रोजगार है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें इनकी बहुत कम प्रेजेंस है, इनमें इनका बहुत कम भागीदारी है. It therefore recommended reserving 27% of seats in educational institutions and government jobs for this group. तो इस कारण से, चूंकि इन जातियों की शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत कम था, तो इसने रेकमेंड किया कि इन 27% सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए. 27% सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए. कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण कर दिया जाए इनके लिए. द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशंस लाइक लैंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ ओबीसी. तो मंडल कमीशन जो ओबीसी है, अन्य पिछड़े वर्ग के, इसकी कंडीशन में, इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य सिफारिशें भी देती है, जैसे कि भूमि सुधार. तो भूमि सुधार भी एक सिफारिश होता है, एक रिकमेंडेशन होता है. In August 1990, the National Front government decided to implement one of the recommendations of the Mandal Commission pertaining to reservations for OBCs in jobs in the central government and its undertakings. तो अगस्त 1990, याद रखिएगा, अगस्त 1990 में जो नेशनल फ्रंट सरकार होती है, नेशनल फ्रंट सरकार, क्या वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी की सरकार जो होती है, वीपी सिंह जी की जो सरकार होती है, वो डिसीजन लेती है कि इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशंस. तो मंडल कमीशन का एक जो सिफारिश है, एक रिकमेंडेशन है जो आरक्षण की बात करता है, जो जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंडरटेकिंग्स, जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो उसके उपक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जो उनकी अंडरटेकिंग्स है, उसमें ओबीसीज की, इन नौकरियों में ओबीसी की आरक्षण की बात जो करता है, उस रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए डिसीजन लेती है. दिस डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशंस एंड वायलेंट प्रोटेस्ट्स इन मेनी सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया. और ये जो फैसला होता है सरकार के, इस फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ जाता है ना. द डिसीजन वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड केम टू बी नोन एज the Indira Sahni case after the name of one of the petitioners in the November 1990 in one of the petitioners. तो ये जो डिसीजन है, ये जो सरकार की डिसीजन आती है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करता है तो इसको हम कहते हैं इंदिरा साहनी केस. इंदिरा साहनी केस करते हैं क्योंकि वो एक जो पेटिशनर थे उनका नाम ये था इंदिरा साहनी. तो जो बहुत सारे जो पेटिशंस आए थे, बहुत सारे चुनौतियां दी गई थी कोर्ट में, उसमें से एक जो प्रसिद्ध नाम था वो इंदिरा साहनी. तो इंदिरा साहनी केस के नाम से इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना जाता है, चैलेंज किया जाता है. इन नवंबर 1992 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो नवंबर 1992 में, नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उसने अपहोल्ड कर दिया डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट. जो सरकार का जो आरक्षण का ये जो डिसीजन है कि सरकार ने ओबीसीज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में जो आरक्षण दे रहा, इसको अपहोल्ड कर देता है, इसको सही ठहरा देता है सुप्रीम कोर्ट. देयर वेयर सम डिफरेंसेस एमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट द मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन. कुछ राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद था, है ना. कुछ राजनीतिक दलों में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये फैसला को, इसको लेकर मतभेद था. But now the policy of reservation for OBCs has support of all major political parties of the country. But आज के दिन में बहरहाल
अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने के मसले पर देश के लगभग सभी बड़ी राजनीतिक दलों में सहमति है दोस्तों। सो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है दोस्तों। मैंने आपका सारा टॉपिक इस चैप्टर में ख़त्म कर दिया। ये बुक भी क्लोज हो गया। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बने रहिए मेरे चैनल मुफ्त में शिक्षा से।